नमस्कार साथियों, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा और मैंने इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री पूरी की है। साथ ही इसी विषय से मेरा यूजीसी नेट भी क्वालिफाई है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स मेरा सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है। इसलिए इस विषय के एकेडमिक्स और अप्लाइड दोनों पक्षों को समझने और समझाने का अनुभव है। विगत 8 वर्षों से हम सिविल सर्विसेज की तैयारी में इकोनॉमिक्स की टीचिंग कर रहा हूं। तो चलिए आज से हम इकोनॉमिक्स की एक यात्रा शुरू करते हैं और इस यात्रा में हम आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपकी समझ विकसित करेंगे। इसी क्रम में हम आज से स्टार्ट करेंगे एक यात्रा अर्थव्यवस्था की। ठीक है, और इस यात्रा के दौरान हम आपको ये बताएंगे कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स प्राय तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कठिन सब्जेक्ट लगता है, जिसे हम आपको रोचक और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए आज से हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स, और इसमें हम देखते हैं कि प्रायः इकोनॉमिक्स की पढ़ाने के दौरान नेशनल इनकम से शुरुआत की होती है और इसी क्रम में ये बताया जाता है कि जीडीपी क्या होती है। लेकिन ये बताइए कि जीडीपी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का मानक होता है। अब जिसको अर्थव्यवस्था के नेशनल इनकम के बारे में नहीं पता है, उससे मानक की बात कैसे करें, मानक की चर्चा कैसे करें उससे। तो चलिए आज हम आपको नेशनल इनकम बताना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसे प्रायः बताया जाता है। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के, देखिए हम आपको बताएंगे कि क्रमिक विकास कैसे हुआ। कि अर्थव्यवस्था देखिए पहले कैसी थी, जनजातीय अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें लोग कैसे थे, शिकारी और पशुचारक, खानाबदोश थे। आपको पता हो कि प्राचीन काल में पहले जनजातीय अर्थव्यवस्था पाई जाती थी, उनमें भोजन को संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं थी, तो वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे, जिन्हें खानाबदोश कहते थे। फिर धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था बनी। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष में लोगों का निवास हुआ। जब कृषि अधिशेष हुआ तो लोगों में ठहराव हुआ और वो एक दूसरे से वस्तु विनिमय करने लगे। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली जनजातीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त थी। वस्तु विनिमय प्रणाली समझते हैं कि आपके पास कोई एक वस्तु है और एक दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु दूसरी, तो दोनों के पास एक दूसरे की उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे से लेन देन कर लेते हैं वस्तुओं का, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या कि मान लीजिए कि आपके पास नमक है और एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास दूध है। तो अब दूध और नमक का विनिमय तो एक साथ तब होगा जब संयोग एक साथ बैठेगा, मतलब दोहरा संयोग होना आवश्यक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए मान लीजिए ए व्यक्ति के पास, ठीक है, नमक है और बी के पास दूध है, तो एक दूसरे से तो वस्तु विनिमय तब होगा जब एक साथ एक ही समय पर नमक और दूध की एक दूसरे को आवश्यकता होगी, तब वस्तु विनिमय प्रणाली आएगी। तो यहीं पर अब यहां पर किसका विकास हुआ, तो यहां पर बाजार का विकास हुआ। बाजार, जैसे मान लीजिए कि एक निश्चित क्षेत्रफल, निश्चित भूभाग पर लोग निवास करते थे, ठीक। अब देखिए इधर, तो इनके पास अधिशेष उत्पादन हुआ, सभी के पास अधिशेष उत्पादन हुआ, तो ये
गांव के एक निश्चित क्षेत्र पर इकट्ठा हुए और लेन देन पूरा कर लिए। तो जिस जगह पर लोग इकट्ठा हुए थे और आपसी लेन देन वस्तु विनिमय पूरा किए, तो उसे कहते हैं बाजार। ठीक, अब देखिए बाजार का विकास हुआ। उसके साथ ही देखिए जब लोगों ने आपस में एक दूसरे से लेन देन करना चाहा तो कुछ समस्याएं आई। जैसे मान लीजिए एक के पास दूध नमक है, दूसरे के पास गाय है, तो गाय का और नमक के साथ विनिमय कैसे होगा भाई? गाय थोड़ी बड़ी वस्तु, नमक बहुत छोटा। तो ऐसी समस्या के लिए ही मुद्रा का विकास हुआ। ठीक, अब देखिए बाजार मुद्रा का विकास हुआ। अब देखिए जब अधिशेष गांव के ज्यादातर सभी लोगों के पास अधिशेष उत्पादन हुआ, तो इस अधिशेष उत्पादन को एक व्यक्ति ने एकत्रित किया और बाजार में आए और उसको रख के बेचने लगे। तो वो जिस व्यक्ति ने अधिशेष उत्पादन को संग्रहित किया, तो उसे क्या कहा गया? व्यापारी। ठीक, मतलब मनी मार्केट मर्चेंट का विकास हुआ। ठीक, अब देखिए ये मनी मार्केट मर्चेंट का विकास हुआ, तो इसी को कहा गया क्या? क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इसे क्या कहा गया? क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अब इसी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से फिर धीरे धीरे आपको पता हो कि उस समय तक पहिए का आविष्कार हो चुका था, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से जाने लगे। तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से ही अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, फिर देखिए तकनीकी विकास से कृषि अधिशेष उत्पादन हुआ, व्यवसाय में वृद्धि हुई, समाज जटिल बना। ठीक है, और इस तरह से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से ही आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ। आपको पता हो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो चुका था। आपको पता हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से आयात निर्यात लेन देन होता रहता था। तभी तो आपको बता दें कि लोथल जैसे बंदरगाह क्षेत्रों में मेसोपोटामिया और मिस्र की मोहरें पाई गई हैं। तो ये किस बात का प्रमाण है कि भारत का अन्य देशों के साथ आयात निर्यात प्राचीन काल से है। ठीक है, अब देखिए जब ये व्यवसाय में वृद्धि हुई, अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, फिर 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपीय उपनिवेशवाद का विकास हुआ। अब आपको बता दें कि उपनिवेश क्या होता है। ये आपके लिए एक नया शब्द है। उपनिवेशवाद क्या है? ठीक है, देखिए उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है? तो आपको बता दें कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और उसके संसाधनों का दोहन अपने लाभ के लिए करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। और ये उपनिवेशवाद यूरोपीय राजतंत्र से प्रेरित था। ठीक है, यूरोपीय राजतंत्र से प्रेरित था उपनिवेशवाद। और जब ये उपनिवेशवाद का विकास होता गया, बढ़ता गया, तो उसी क्रम में उपनिवेशवाद के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और इसी के साथ वाणिज्यवाद नामक दर्शन का विकास हुआ। आपको बता दें, देखिए वाणिज्यवाद एक आर्थिक दर्शन के रूप में विकास हुआ। ठीक है, अब वाणिज्यवाद क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मर्केंटिलिज्म कहते हैं इसे, कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, वाणिज्यवाद क्या कहलाता है
कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। मतलब वाणिज्यवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सीमित मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित होता है, तो एक देश का लाभ दूसरे देश के घाटे पर निर्भर करता है, यह वाणिज्यवाद कहलाता है। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि वाणिज्यवाद में जिस देश को फायदा हो तो वो अपने फायदे को बढ़ाए रखने के लिए, अपने फायदे को बनाए रखने के लिए दूसरे देश के आयात पर वस्तुओं पर चुंगी लगाता है। क्या लगाता है? चुंगी लगाता है, जिसको टैरिफ कहते हैं। ठीक है, अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये टैरिफ वाणिज्यवाद वर्तमान में भी दिख रहा है। अमेरिका के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में जो टैरिफ लगाया गया है ना, अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ नीति अपनाई गई है वो क्या है? वो वाणिज्यवाद का ही नया रूप है, और इसको क्या कहते हैं? नव वाणिज्यवाद। तो अब अगर ये प्रश्न आए कि क्या वर्तमान में अमेरिकी टैरिफ नव वाणिज्यवाद का ही एक रूप है या वाणिज्यवाद का अग्रवर्ती नव वाणिज्यवाद है, तो इसका क्या आप लोग आंसर कर पाएंगे? ये कमेंट में लिख के बताना है आपको। ठीक है, तो वाणिज्यवाद का विकास हुआ। अब जब वाणिज्यवाद का विकास हुआ तो इसके बाद ही ये कहा गया कि एक देश को फायदा दूसरे देश को नुकसान होता गया। तो अब जब ये हुआ कि जिस देश को नुकसान होता जाएगा तो वो नुकसान कब तक सहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही क्विट कर जाएगा, हट जाएगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हट जाएगा तो व्यापार करेंगे किसके साथ? तो फिर एक का जो फायदा हो रहा था वो फायदा ही नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है? वाणिज्यवाद। जब वाणिज्यवाद एक खतरनाक आर्थिक दर्शन के रूप में आया तो इसी के समाधान के लिए क्लासिकल अर्थशास्त्र आया। क्लासिकल अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ आए, और एडम स्मिथ आए तो उन्होंने ये कहा कि एक काम कीजिए, निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत दिए उन्होंने। निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत दिए, और उन्होंने ये कहा कि जब दो देश आपस में जब कोई देश अपने यहाँ वस्तुओं को उत्पादन करने में सक्षम है, उनकी उत्पादन लागत कम है, तो वो देश उसी वस्तु को उत्पादन करे जिनके उत्पादन में उनकी उत्पादन लागत कम होती है। जैसे मान लीजिए ए देश है, ठीक है, और इधर बी देश है। ए देश किसी वस्तु के उत्पादन में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता हासिल किया है और बी देश अपने वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल किया है। अब यदि ए देश बी देश की वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो उत्पादन लागत ज्यादा लगेगा, वहीं बी अगर ए वाली वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो बी को उत्पादन लागत ज्यादा लगेगा। तो इसलिए एडम स्मिथ कहते हैं कि ऐसे में ए जिस वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल किया है तो ए उसी वस्तु का उत्पादन करे, और बी जिसमें विशेषज्ञता है बी की, वो बी उत्पादन करे, और दोनों आपस में क्या करें? फिर आयात निर्यात कर लें, आयात और निर्यात कर लें। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। फिर उसी समय आपको पता हो डेविड रिकार्डो आए। डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। तो डेविड रिकार्डो ने यह बताया कि सापेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने क्या दिया? सापेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत, लागत लाभ का सिद्धांत। अब ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई देश विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम है तो वो
उन वस्तुओं में से उस वस्तु का चयन करे जिसके उत्पादन में उसकी उत्पादन लागत सबसे कम हो। मतलब कि जैसे भारत बहुत सारी वस्तुओं को उत्पादन करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी भारत को उस वस्तु का चयन करना है जिस वस्तु के उत्पादन में उत्पादन लागत उसकी सबसे कम है। इसे क्या कहा गया? सापेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत। अब देखिए, एक बात हम बताते हैं कि ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता है। देखिए, वाणिज्यवाद हमने देखा, तो वाणिज्यवाद की प्रासंगिकता वर्तमान में भी है कि नव वाणिज्यवाद के रूप में आया। अब जरा सोचिए कि अमेरिका की टैरिफ नीति क्या वर्तमान में प्रासंगिक है कि नहीं? इसका चुनाव आप ही करेंगे। इस पर आप ही विचार कीजिए कि क्या वर्तमान में अमेरिका की टैरिफ नीति नव वाणिज्यवाद है या कुछ और? क्या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं? इस पर विचार आपको करना है। ठीक है। फिर देखिए, माल्थस आए, तो माल्थस का आपको पता हो कि जनसंख्या सिद्धांत है, और जनसंख्या के बारे में इन्होंने ये कहा है कि जनसंख्या किस गति से बढ़ती है? तो गुणोत्तर गति से बढ़ती है। जनसंख्या किस गति से बढ़ती है? गुणोत्तर गति से। गुणोत्तर का मतलब समझते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसा। वहीं खाद्यान्न कैसे बढ़ता है? खाद्यान्न समांतर क्रम में बढ़ता है। समांतर क्रम समझते हैं, जैसे समान अंतर, जैसे 1, 2, 3, 4। तो देखिए, समान अंतर है ना, 1 से 2 में जाएंगे तो 1 का अंतर, 2 से 3 में जाएंगे तो 1 का अंतर, 3 से 4 में जाएंगे तो 1 का अंतर। मतलब समानांतर क्रम में खाद्यान्न बढ़ता है, और जनसंख्या गुणोत्तर क्रम में बढ़ती है। मतलब कि जनसंख्या एक समय बहुत ज्यादा हो जाएगी और खाद्यान्न कम होगा। इससे क्या होगा? भुखमरी आएगी, गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये माल्थस का सिद्धांत है। जेबीसी आए, तो जेबीसी ने क्या कहा कि उत्पादन करते जाइए, उत्पादन करते जाइए, उत्पादन अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेगा। उत्पादन अपनी मांग स्वयं से सृजित करता है, ये जेबीसी ने कहा। अब इसमें उन्होंने एक उदाहरण के रूप में बताया कि किस तरह से उत्पादन अपनी मांग सृजित करता है। मान लीजिए कि आपने गेहूं को उत्पादन ज्यादा किया, आप गेहूं को अपने यूज के अलावा बेचेंगे, अब अधिशेष उत्पादन को बेचेंगे जाके मार्केट में, और उससे जो पूंजी प्राप्त होगी उससे आप कपड़ा, गाड़ी, मकान ये खरीदेंगे, तो इनकी मांग बढ़ेगी, इनकी मांग बढ़ेगी। तो इसे क्या कहा गया? से का नियम। और से ने बाजार का नियम दिया था। से ने किसका नियम दिया था? बाजार का नियम। ठीक है। तो ये क्लासिकल अर्थशास्त्र का विकास हुआ, और क्लासिकल अर्थशास्त्र को ही माइक्रो इकोनॉमी कहा गया। इसी से माइक्रो इकोनॉमी का विकास। माइक्रो और मैक्रो दो प्रकार की इकोनॉमी होती है। तो माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? जब किसी एक व्यक्ति, एक फर्म, एक कंपनी या एक हाउस होल्ड के आर्थिक क्रियाओं का आकलन किया जाता है, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। ठीक। अब माइक्रो इकोनॉमी से ही आपको तो क्लासिकल अर्थशास्त्र ही पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद का विकास, देखिए पूंजीवाद का विकास हुआ। अब पूंजीवाद का विकास, तो पूंजीवाद क्या कहता है कि पूंजीवाद का उद्देश्य होता है कि लाभ, लाभ और लाभ कमाना। इसका मतलब कि पूंजीवाद कहता है कि सरकार का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुक्त अर्थव्यवस्था। सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, फ्री छोड़ दीजिए बाजार के आधार पर। अब बाजार की शक्तियां कौन सी होती हैं? मांग और आपूर्ति। बाजार, इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं इसको? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब बाजार आधारित, तो बाजार का मतलब क्या होता है? मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति। ठीक है।
तो इसे कहते हैं क्या, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। और इसी के बाद फिर आपको पता हो व्यावसायिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई। और औद्योगिक क्रांति ने क्या किया कि मशीनों का उपयोग किया उत्पादन के लिए, जिससे उत्पादन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उत्पादन जब बढ़ा तो वही उत्पादन की खपत करने के लिए तथा उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता ने ही उपनिवेशवाद में शोषण को बढ़ावा दिया। इसलिए आपको पता हो कि वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण, वित्तीय चरण, ये उपनिवेशवाद के ही चरण हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक क्रांति ने उत्पादन को बढ़ावा दिया। फिर आपको पता हो कि इसी पूंजीवाद से 1929-30 की वैश्विक आर्थिक मंदी आई। ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंदी 1929-30 में आई। तो अब पूंजीवाद पे संकट खड़ा हो गया। पूंजीवाद में यह कहा गया कि मुक्त अर्थव्यवस्था किए थे। अब मुक्त अर्थव्यवस्था किए थे तो ये देखिए आर्थिक मंदी आएगी विश्व में। अब विश्व में आर्थिक मंदी कैसे है? मंदी का क्या मतलब होता है, जरा आप बताइए। मंदी का क्या मतलब? तो मंदी का मतलब तो ये होता है ना कि जब आर्थिक क्रियाओं की गति धीमी हो जाती है, आर्थिक क्रियाओं की गति धीमी, ठीक है, तो उसे मंदी कहते हैं। जब मांग बिल्कुल ना रह जाए, उत्पादन तो है लेकिन मांग नहीं है, बाजार एकदम से उत्पादों से भरा पड़ा है लेकिन उसको खरीदने के लिए लोग ही नहीं, खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? मंदी। कि उत्पादन ज्यादा है, मतलब आपूर्ति ज्यादा है लेकिन मांग नहीं है, आपूर्ति तो है लेकिन मांग नहीं है, तो इसे कहते हैं मंदी। अब विश्व आर्थिक मंदी आई अमेरिका से। आपको पता हो कि अमेरिका में पूंजीपतियों ने, निवेशकों ने बैंकों को क्या किया, मार्जिन मनी पर पैसा उधार देने के लिए प्रेरित किया। तो लोगों ने पैसा लिया, निवेशकों ने पैसा लिया और लगा दिए शेयर बाजार में। और जब शेयर बाजार में लगाए तो शेयर बाजार एकदम से बुलबुला सा उठा, अचानक से बूम कर गया, बहुत ज्यादा उठा। लेकिन अब जब वही बैंकों में पैसा देने की बारी आई, वापसी की बारी आई, तो लोगों ने वही पैसा उठाया, शेयर मार्केट से शेयर बेच के पैसा देना चाहे बैंक को। जब इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से निकाल लिया जाएगा तो शेयर मार्केट अचानक से क्रैश हो गया। तो 1929-30 में यही हुआ था कि अमेरिकी शेयर मार्केट क्रैश, समझ गए हैं? और जब क्रैश हुआ तो इसी को कहते हैं बुलबुले का फूटना। बुलबुला बना और फूटा, समझ गए हैं? इसका मतलब यह हुआ कि विश्व आर्थिक मंदी कुछ नहीं, पूंजीवाद पर संकट था। कि आपने मुक्त अर्थव्यवस्था किया तो देखिए संकट आ गया, विश्व में मंदी आ गई। अब इस मंदी से उबरने के लिए, ये समस्या के समाधान के लिए कौन आए? हमारे कीन्स महोदय, ठीक है। और जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक समाधान दिया और समाधान स्वरूप कीन्सियन अर्थव्यवस्था को दिए, उन्होंने प्रस्तुत किए। और कीन्सियन अर्थव्यवस्था में उन्होंने क्या बताया कि अब सरकार को मांग प्रबंधन करने दीजिए। बाजार आधारित अगर आप मांग को प्रबंधित होने देंगे तो बाजार अपने आप में मांग सृजित नहीं कर पा रहा है। अगर बाजार अपनी मांग स्वयं सृजित कर पाता तो मंदी नहीं आती क्या? तो इसीलिए मांग प्रबंधन में सरकार की भूमिका का पक्षधर कीन्स ने किया। कीन्स ने कहा कि अब सरकार को मांग प्रबंधन करने दीजिए, और यहीं से मैक्रो इकोनॉमी का विकास हुआ। मैक्रो का मतलब क्या हुआ कि अब आर्थिक क्रियाओं का आकलन पूरे देश व्यापी स्तर पर होगा, पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं का आकलन होगा, तो जिसे क्या कहा गया? मैक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो और मैक्रो समझ गए हैं आप लोग? माइक्रो का मतलब जब एक व्यक्ति, कंपनी या हाउस होल्ड की आर्थिक क्रियाओं का आकलन किया जाता है तो उसे माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? जब पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं का आकलन किया जाता है तो उसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, सरकार प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाएगी मांग प्रबंधन में। तो मांग प्रबंधन कैसे करेगी सरकार? तो मांग प्रबंधन के लिए सरकार के पास दो हथियार। पहला क्या है? पहला है
सरकार अपना सरकारी खर्च बढ़ाएगी, और दूसरा क्या है, करों में कटौती करेगी। तो सरकारी खर्च जब बढ़ाएगी, अब देखिए इधर सरकार क्या करेगी, जब सरकारी खर्च बढ़ाएगी तो लोगों के पास रोजगार पहुंचेगा, लोगों के पास रोजगार होगा तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा लोगों के पास तो वो जाके खर्च करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और जब आप मांग बढ़ेगी तो मंदी का चक्र टूट जाएगा। ये तो सरकारी खर्च का प्रभाव उन्होंने बताया। फिर ये कहे कि अब मान लीजिए कि लोग टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था तो कर में कटौती कर दीजिए। माना कि आपसे पहले आपने 100 रुपये कमाया तो आपसे 40 रुपये टैक्स ले लिया जाता था, तो आपके पास 60 रुपये खर्च करने को बचता था। ठीक, अब जब सरकार करों में कटौती कर देगी, मतलब कि सरकार 40 रुपये की जगह 10 रुपये ही लेगी आपसे कर, टैक्स कितना लेगी, 10 रुपये ही, तो आपके पास खर्च करने के लिए कितना बचा, पूरा 90 रुपये। आपने 100 रुपये कमाया, सरकार ने कर में कटौती की और 10 रुपये बस आपसे ली, तो आपके पास 90 रुपये बचा खर्च करने के लिए। और उस 90 रुपये में आप जब खर्च करेंगे बाजार में, तो बाजार में मांग बढ़ेगी और मंदी का दुष्चक्र टूटेगा। आपको पता हो कि यही मंदी जब कोविड-19 2020 में आया, कोविड, तो फिर से मंदी आ गई थी। अब मंदी जब आई तो लोगों के पास पैसा नहीं। आपको पता हो कि कोविड के बाद या कोविड के दौरान या बाद में लोगों के पास पैसा ही नहीं था, उत्पादन तो था लेकिन पैसा नहीं था खरीदने के लिए, मंदी आ चुकी थी। तो इस मंदी को से ही उबरने के लिए सरकार ने अपने 2 हथियारों में से एक को तो चला रहे थे, सरकार एक का खूब उपयोग कर रही थी। सरकार खर्च बढ़ा रही थी अपना, पीएम गति शक्ति योजना, पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया के योजना के दौरान, आत्मनिर्भर भारत योजना के दौरान सरकार सरकारी खर्च तो बढ़ा रही थी लेकिन करों में कटौती नहीं कर रही थी, जिसका प्रभाव नहीं हो रहा था। लेकिन अभी पिछले बजट में सरकार ने दूसरा हथियार चलाया और क्या की, करों में कटौती कर दी। जब करों में कटौती कर दी तो जरा सोचिए, सरकार खर्च भी कर रही है और करों में कटौती भी कर दी। आपको पता हो 12 लाख तक की इनकम में आपको टैक्स नहीं लगे, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अब आपके पास पूरे के पूरे 12 लाख रुपए है खर्च करने को विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन, तो आपके पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। ठीक है, सरकार खर्च कर रही है अपना, तो तब भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो अब इसका प्रभाव सकारात्मक देखने को मिल रहा है। इसी दौरान सरकार ने क्या किया, टैक्स रिफॉर्म भी कर दिए हैं, जीएसटी में भी सुधार किए हैं। आपको पता हो जीएसटी के 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब बना दिए हैं। अब 5% और 18% 2 ही स्लैब बचे हैं, तो लोगों के पास अब पैसे ज़्यादा रहेंगे, नहीं तो पहले टैक्स में ही पूरा कट जाता था। ठीक है, तो ये देखिए, हम आपको ये बताना चाहे हैं कि मांग प्रबंधन में सरकार किस तरह से भूमिका निभाती है। वहीं देखिए, समाजवाद और मार्क्सवाद की बात करें तो समाजवाद का विकास हुआ। अच्छा, पूंजीवाद, ये कहा जाता है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। कैसे? पूंजीपति लोग पूंजीपति अपना फायदे के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो पूंजीपतियों का उत्पाद मार्केट में जाएगा तो खरीदेगा कौन? वही मजदूर खरीदेंगे ना। अब जब आप मजदूरी कम कर रहे हो, अपने आप उत्पादन कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, मजदूरों की मजदूरी कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपका ही बाजार सिकुड़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपने उत्पादन तो किया लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने मजदूरी ही कम कर दी। तो कहा जाता है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। समझ में आ रहा है ये चीजें? ये सारी चीजें समझ में आया। फिर यहीं से देखिए, समाजवाद का विकास होता है इधर, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों में सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का नियंत्रण होना, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो
ये बताइए कि आपको ये वाणिज्यवाद समझ में आया? तो एक क्वेश्चन लिखिए फिर कि वाणिज्यवाद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है, ये बताना है कि वाणिज्यवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले नंबर का देखिए कि इसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा सीमित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह व्यापार के लिए निर्यात अधिशेष को मानता है, आवश्यक मानता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह व्यापार के लिए निर्यात अधिशेष को आवश्यक मानता है। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि इसका यह मानना है कि यह अर्थव्यवस्था सरकार के हित से ऊपर होती है। बताना है कि कौन कौन से सही हैं। कूट ए में देखिए 1 2, बी में केवल 1, सी में 1 2 3 और डी में 2 और 3। अब आपको आंसर बताना है इसका। चलिए तो कर लिया आप। तो आंसर इसका क्या होगा ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। जरा सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी 1 और 2। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। फिर आपको पता हो कि फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और देखिए जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई। अब हम आपको यहां पर बताएंगे राष्ट्रीय इनकम के बारे में, जो प्रायः आपको शिक्षा टीचरों के द्वारा कैसा पढ़ाया जाता है कि शुरुआत ही नेशनल इनकम से और इसी क्रम में जीडीपी बता दिया जाता है। लेकिन नहीं, हम आपको जीडीपी तो बताएंगे लेकिन वैसा नहीं जैसा आपको परंपरागत तरीके से बताया जाता है। हम आपको एक बेसिक टू एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, और इसी दौरान हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का किस तरह से विकास हुआ, कि पूंजीवाद की जब आलोचना हुई, पूंजीवाद पर जब संकट आया, तो अमेरिकी मूल के रूसी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेत्स ने 1934 में जीडीपी की अवधारणा दी और उसमें उन्होंने पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं का पूरे देश के उत्पादन को 3 शब्दों में समेट दिए। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी में। और इसको देखिए, इसको क्या किए कि जीडीपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य कर दिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। किसमें? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में उन्होंने ये पारित करवा दिए कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में देश में उत्पादन का आकलन जीडीपी के आधार पर किया जाएगा। और तब से जीडीपी के आधार पर उत्पादन का आकलन किया जाने लगा और जीडीपी को ग्रोथ का मानक साबित कर दिया कि जीडीपी ही अब ग्रोथ का मानक होगा। जिस देश की जीडीपी जितना ज़्यादा, उस देश का ग्रोथ ज़्यादा, वो देश उतना ज़्यादा संपन्न, उस देश का आर्थिक विकास उतना ज़्यादा। तो ये जीडीपी के बारे में। जीएनपी क्या कहता है कि किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि जीडीपी और जीएनपी में से कौन सा अच्छा होता है, कौन बेहतर होता है। एक देश के लिए जीडीपी बेहतर होता है कि जीएनपी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, फिर उपनिवेश मुक्ति हुए और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गेट की स्थापना हुई। आईएमएफ को फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वर्ल्ड बैंक है और ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट की स्थापना हुई जो 1994-95 में WTO बना था। ठीक है, फिर इस तरह से देखिए क्रमिक विकास देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ, कि विकास का लक्ष्य एवं विकासशील अर्थव्यवस्था की अवधारणा कैसे आई। फिर देखिए नेहरूवादी आर्थिक मॉडल देखेंगे।
जिसमें तीव्र औद्योगिकरण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे हम आपको। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताएंगे। तो हम आपको हॉरिजॉन्टली एक बार आपका वर्तमान तक कवर कर देंगे कि देखिए नेहरू जी से आज़ादी के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था का विकास किस क्रम में हुआ, किस रूप में हुआ, कि नेहरू जी के समय पर अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर क्रमिक विकास देखेंगे कि शास्त्री जी के समय कैसी हुई, क्या शास्त्री जी ने नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को ही अपनाया कि कुछ परिवर्तन किया, फिर आगे देखेंगे कि शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी आई थी, तो इंदिरा गांधी ने क्या परिवर्तन किया। कहते हैं कि अति समाजवाद इंदिरा गांधी ने हिलाया था, नेहरू जी का जो समाजवाद था वो एक्चुअल में वास्तविक रूप ने इंदिरा गांधी के समय लिया था। फिर देखेंगे मोरारजी देसाई ने कुछ बदलाव किया था कि नहीं किया, फिर पुनः इंदिरा गांधी आई थी। फिर देखिए राजीव गांधी आए तो उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू किए थे, शुरुआत उन्होंने ही कर दिए थे। उसी क्रम में हम आपको बताएंगे एमएमसी के बारे में कि मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह, अहलूवालिया और चिदम्बरम के बारे में, जो वर्ल्ड बैंक में तीनों लोग काम कर चुके थे। तो इनको उदारवादी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी राजीव गांधी ने ही सौंप दी थी, पर इनका फायदा किनको मिल गया? नरसिम्हा राव को मिल गया था। और 1991 में हमने एलपीजी अपनाया, उदारीकरण को अपनाया। ठीक है। फिर इसी क्रम में देखेंगे कि उस उदारीकरण को आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी ने कैरी ऑन किया, आगे बढ़ाया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव के उदारीकरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया था कि नहीं किया था, ये बताएंगे। फिर देखिए 2 कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, तो मनमोहन सिंह ने क्या आर्थिक उदारीकरण को आगे बढ़ाया कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ और परिवर्तन किए कि पहले कार्यकाल में उन्होंने औद्योगिकरण को तो बढ़ाया, तो क्या दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने औद्योगिकरण को ही बढ़ाया कि समावेशी विकास, सामाजिक कल्याण को भी उन्होंने प्रमुखता दी। फिर देखेंगे कि मोदी जी आए तो क्या उन्होंने उदारीकरण को आगे बढ़ाया। अब आपको ये बताना है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, तो क्या उदारीकरण का एक प्रतीक है कि ये सामाजिक कल्याण का एक प्रतीक, ये आपको बताना है। ठीक। तो हमारे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स की यात्रा इसी क्रम में चलेगी। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे, वर्तमान तक लाएंगे, और फिर आपको ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, आपको एक बार हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से हम यहाँ तक ला देंगे, और फिर इसमें हम वर्टिकल जाएंगे। उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, कैसे कैसे उनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, और उसके बारे में डिटेल्ड बताएंगे। इसी क्रम में हम आपको PYQ भी बताएंगे यूपीएससी के, कि प्रीलिम्स के PYQ इस टॉपिक से किस टाइप के आए हैं, और मेंस के PYQ बताएंगे आपको कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। आंसर राइटिंग में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष, इनको हम कैसे वेटेज देंगे, किस तरह से भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से मुख्य भाग होना चाहिए, और कैसा निष्कर्ष होना चाहिए, क्या ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, कैसे, ये हम आपको आगामी सेशन में बताते रहेंगे। ठीक है। तो जुड़े रहें, और इस यात्रा में हम और आप एक साथ मिलके अंतिम मुकाम तक पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।